बच्चों, जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा कि लेखिका ने अपने घर की लगभग सभी औरतों के बारे में विवरण में बताने का प्रयास किया कि वे अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखती हैं। इसी क्रम में बता रही हैं कि तीसरे नंबर पर उनकी जो बहन है वो चित्रा, तीसरे नंबर वाली बहन चित्रा कॉलेज में पढ़ने जाती थी, लेकिन स्वयं तो कम पढ़ती थी और दूसरों के पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देती थी। यही कारण है कि जो उनसे पढ़ते थे उनके नंबर ज़्यादा होते थे और उनके नंबर, स्वयं के नंबर उनके कम होते थे। और शादी के बारे में भी बता रही हैं कि वो किस प्रकार से जिद्दीपन की एक मिसाल थी। उन्होंने कहा कि वो एक नज़र में लड़का पसंद कर लेंगी। उन्होंने लड़का पसंद कर लिया, लेकिन परेशानी की बात तो ये थी कि ना तो लड़के को पता था, ना उनके माता पिता को इस बात का पता था। और उन्होंने लड़के को बता दिया कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी, और उन्होंने उसी से शादी भी की। अब अपनी छोटी बहन अचला के बारे में बता रही हैं कि काफ़ी दिनों तक, मतलब वो और सब बहनों के बारे में और अपने बारे में बता रही हैं कि उनका कुछ दिमाग का हिस्सा खिसका हुआ है, लेकिन अचला के लिए कह रही हैं कि वो काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती थी। पिता का कहा मानकर उन्होंने अर्थशास्त्र किया, पत्रकारिता में भी दाखिला लिया और ढंग से पढ़ाई भी की और पिता की पसंद से शादी भी कर ली। लेकिन आगे वो जो थी वो उस लीक पर नहीं चल पाई और वो भी लेखन के क्षेत्र में प्रविष्ट हो गई। अब बता रही कि सब में एक बात है कि चाहे वो जितनी भी दिमाग से अपने आप को उन्होंने खिसका हुआ बताया, खिसका हुआ शब्द इस्तेमाल किया, चाहे जैसी भी हो, लेकिन उन्होंने परंपरागत रूप से जो विवाह का बंधन था उसको सबने निभाया, चाहे जैसे भी हो। अब अपने बारे में बता रही कि शादी के बाद वो बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ पर औरतें और मर्द थिएटर तक साथ जाते थे, लेकिन बैठ कर के एक जगह जो है वो पिक्चर नहीं देखते थे। लेकिन लेखिका ने वहाँ थोड़े दिनों में ही माहौल को बदल दिया। उन्होंने देखा कि जो स्वयं नाटकों में जो अभिनय की शौकीन रही, तो वहाँ पर भी उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों की भागीदारी जो है नाटकों में करवा ली। ऐसा ही एक प्रसंग आया है कि कर्नाटक में भी वो रही। वहाँ एक बागलकोट नाम की जगह है जहाँ वो रहती थी, वहाँ पर जो है उनके बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं था, तो उन्होंने वहाँ पे कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि वहाँ पर एक प्राइमरी विद्यालय खोल दिया जाए। तो कैथोलिक बिशप जो थे उन्होंने इनकार किया कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो क्रिश्चियन जनसंख्या है कम है, तो वहाँ स्कूल खोलना जो है संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर भी जो है काफ़ी प्रयास किया। तो बिशप ने कहा कि आप इस बात की गारंटी दें कि 100 वर्ष तक वो विद्यालय चलता रहेगा। तो लेखिका को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी जिद पे ही अपना एक अलग से एक विद्यालय, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल उन्होंने खोला, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाए जाने वाले विषयों में शामिल की गई। तीनों भाषाएं वहाँ पर, या कहें कि तीनों भाषाओं को जानने वाले बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते थे। तो ये भी उनकी एक जिद का नमूना है और इसको हम एक सकारात्मक जिद के रूप में लेंगे। अब आगे भी बता रही है कि ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए। और आगे देखिए पार्ट में वो बता रही हैं अपनी छोटी बहन रेनू के बारे में कि एक बार दिल्ली में बहुत पानी बरसा, और वैसे तो दिल्ली में थोड़ा पानी बरसने पर भी जो है बाढ़ के हालात हो जाते हैं, और स्कूल बस जो है बच्चों को लेने नहीं आई। और यह उस दिन की बारिश को देख करके तय था कि आज विद्यालय बंद होगा, लेकिन वो नहीं मानी, वो पैदल ही स्कूल तक गई ऐसी घनघोर बारिश में। और जब देखा कि विद्यालय बंद है तो पैदल ही वहां से लौट के आई। तो वो बता रही हैं कि उस दिन किस हालात से रेनू गुजरी होगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी जिद थी विद्यालय जाने की, तो उसने उसे पूरा किया। तो वो कह रही हैं कि सोचती हूँ कैसा रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन, जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेली अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मजा कुछ और ही है। तो पूरे पाठ को पढ़ करके हमने यह जाना कि उनके घर में चाहे उनकी दादी हो, नानी हो, माँ हो या बहनें हो, सबका अपना एक अलग व्यक्तित्व रहा, सबकी अपनी एक सोच रही और एक सकारात्मक जिद भी रही। उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से अपने हिसाब से पल्लवित होने का माहौल भी उनके घर में मिला, जो कि उस समय में, जिस समय की यहाँ बात की जा रही है, उस समय में ऐसी बात करना, ऐसे माहौल के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इसी बात को बताने का प्रयास मृदुला जी ने इस पाठ में किया है। धन्यवाद।